12 नवंबर 1971 उड़ीसा के एक हवाई पट्टी पर एक विमान उतरता है। उस विमान में सवार एक महिला अपने सुरक्षा कर्मियों के साथ बाहर निकलती है और चहलकदमी करते हुए काफिलों में शामिल एक गाड़ी में बैठती है। काफिला आगे बढ़ता है और एक मैदान में जाकर रुक जाता है। उस मैदान में रैली हो रही थी। वह रैली अपने तत्कालीन प्रधानमंत्री का इंतजार कर रही थी, पर प्रधानमंत्री जैसे ही उस रैली में अपनी वाक्य शैली का प्रयोग करती हैं, रैली में मौजूद तमाम लोग उनका प्रतिरोध करने लगते हैं, विरोध करने लगते हैं। और वह विरोध सिर्फ शाब्दिक ही नहीं होता, वह हिंसात्मक भी हो जाता है। और हिंसा इस कदर फैलती है कि उस वक्त के तत्कालीन प्रधानमंत्री की पत्थरों से मार मार के नाक तोड़ दी जाती है। हालांकि उस प्रधानमंत्री के लिए विरोध को झेलना कोई नई बात नहीं थी। इससे पहले भी प्रधानमंत्री की कुर्सी तक पहुंचने के लिए वो कई बार विरोधियों का सामना कर चुकी थी। और सबसे बड़ा प्रतिरोध उन्हें उस व्यक्ति से मिला जो नेहरू के उत्तराधिकारियों में वह खुद को सर्वोच्च समझता था और सत्ता के शीर्ष कुर्सी पर अपनी नज़रें गड़ाए हुए था। लेकिन नेहरू के निधन के बाद भी जब वह मौका की नज़ाकत को भांप नहीं पाया तो कुर्सी गई लाल बहादुर शास्त्री के हिस्से में। पर उसकी नज़रें फिर भी गड़ी रही उस कुर्सी पर। उसे लगा कि लाल बहादुर शास्त्री के बाद वह उस पद को हासिल कर सकता है। लेकिन ताशकंद में हुए भारत के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु के बाद वह सत्ता के शीर्ष तक नहीं पहुंच पाता। और इसी वक्त से शुरू होती है दो ऐसे नेताओं की राजनीतिक टकराव की कहानी जो अगले 2 दशकों तक किस्से गढ़ते रहती है। सत्ता के सर्वोच्च शिखर तक पहुंचने या सत्ता में बने रहने की कवायद इस कदर हावी हो जाती है कि 8 दशक पहले बने भारत की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस पार्टी को ही तोड़ दिया जाता है। नमस्ते, मेरा नाम है राजन सरकार और आप बैठकी देख रहे हैं। दिनांक 11 जनवरी 1966 भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की हार्ट अटैक से ताशकंद में, जो कि उस वक्त सोवियत संघ का हिस्सा था, भारत और पाकिस्तान के बीच शांति वार्ता के दौरान उनकी मृत्यु हो गई। इधर उनका पार्थिव शरीर भारत पहुंचता उससे पहले ही भारत में सियासी सरगर्मियां अपना पारा चढ़ा चुकी थी और एक बार फिर राजनीति के केंद्र में एक ऐसा व्यक्ति आ गया जो उस वक्त किसी को भी प्रधानमंत्री बनाने और हटाने की कुवत रखता था। नाम था कुमारस्वामी कामराज, के कामराज। कामराज वह व्यक्ति थे जो तकरीबन 9 सालों तक मद्रास के मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने कार्य किया और उसके बाद सत्ता छोड़ दी। और फिर कामराज प्लान तैयार किया जिसके तहत कांग्रेस के विभिन्न राजनीतिक पद पर आसीन लोगों को अपना पद त्याग कर पार्टी और संगठन की मजबूती के लिए चूल्हे कसने थे। 1964 में कामराज कांग्रेस के अध्यक्ष बने और उसके बाद भारत के सियासत में उन्हें किंग मेकर के रूप में स्वीकार किया गया। यह वही किंग मेकर था जिसने लाल बहादुर शास्त्री और इंदिरा गांधी जैसे नेताओं को सत्ता के शीर्ष तक पहुंचाया। कामराज को उस गुट का नेता भी कहा जाता था जिसे सिंडिकेट कहते थे। सिंडिकेट कांग्रेस पार्टी के भीतर गैर हिंदी भाषी नेताओं का एक प्रभावशाली गुट था जिन्हें कांग्रेस के किसी भी फैसले में नज़रअंदाज करना मुश्किल था। जैसे ही शास्त्री जी के निधन की खबर भारत पहुंचती है, कुछ ही देर बाद भोपाल के मुख्यमंत्री बंगले में फ़ोन की घंटी बजती है और फ़ोन करने वाले की तरफ से आदेश आता है कि आप तत्काल दिल्ली पहुंचिए। आदेश देने वाली थी इंदिरा गांधी और फ़ोन के इस तरफ थे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारिका प्रसाद मिश्रा। द्वारिका प्रसाद मिश्रा इंदिरा गांधी के सलाहकार भी थे और एक ऐसे प्रभावशाली मुख्यमंत्रियों में से एक थे जो किसी भी उम्मीदवार की उम्मीदवारी मजबूत कर सकते थे। हालांकि शास्त्री जी की मृत्यु के बाद रात में ही कार्यकारी प्रधानमंत्री बने गुलजारीलाल नंदा ने अपने पद पर बने रहने की चाहत दिखाई। ऐसे में प्रधानमंत्री पद की रेस में 3 लोगों की दावेदारी अब तक सामने आ गई: इंदिरा गांधी, गुलजारीलाल नंदा और मोरारजी देसाई। इधर इंदिरा गांधी ने प्रधानमंत्री पद की लालसा रखे खुद को पूरी तरीके से सक्रिय कर लिया था, पर उनके लिए सबसे बड़ी दुविधा यह थी कि कांग्रेस अध्यक्ष
कामराज का समर्थन किस ओर जाता है, या कहीं खुद कामराज प्रधानमंत्री पद की दावेदारी तो नहीं कर देंगे। यह जानने इंदिरा गांधी कामराज के निवास स्थान पहुंचती हैं, पर वह यह भापने में नाकाम रहती हैं कि कामराज किसे प्रधानमंत्री पद के रूप में देखना चाहेंगे। इधर सिंडिकेट के नेता कामराज को प्रधानमंत्री बनने के लिए दबाव बना रहे थे, पर कामराज अपने कमज़ोर हिंदी और अंग्रेजी भाषा पर पकड़ होने की वजह से प्रधानमंत्री पद पर अपनी दावेदारी के लिए पसुपेश में थे। ऐसे में शास्त्री जी के देहांत के 3 दिन बाद जब कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक होती है तो उसमें मोरारजी देसाई भी शामिल हुए। मोरारजी देसाई नेहरू के कैबिनेट में वित्त मंत्री भी रह चुके थे, और जब गुजरात और महाराष्ट्र एक ही राज्य हुआ करते थे तो वो उस राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में अपनी सेवाएं दे चुके थे। और नेहरू के निधन के बाद जब प्रधानमंत्री की कुर्सी खाली हुई तो उस कुर्सी के लिए उन्होंने अपनी दावेदारी पेश की, लेकिन कुर्सी आई लाल बहादुर शास्त्री के हिस्से में। क्योंकि मोरारजी अपने पक्ष में आम कांग्रेसी नेताओं की राय बनाने में असफल हुए थे, लेकिन इस बार वह इस कुर्सी से दूर नहीं होना चाहते थे। हालांकि कामराज का ख्याल यह था कि इस बार भी आम राय से ही प्रधानमंत्री चुन लिया जाए, लेकिन पिछले बार के ठोकर खाए मोरारजी इस बात के लिए सहमत नहीं हुए और प्रधानमंत्री पद के लिए वोटिंग करने की बात कहने लगे, क्योंकि वह जानते थे कि खुद कामराज और कांग्रेस के कई तमाम बड़े नेता उनके राह में रोड़ा बनकर खड़े रहेंगे। वोटिंग की बात सबको माननी पड़ी। मीटिंग खत्म हुई। अगले दिन कामराज से कुछ कांग्रेस के मुख्यमंत्री मिले और इस मुलाकात में यह बात साफ हो गई कि कामराज प्रधानमंत्री की कुर्सी की चाहत नहीं रखते, और मुख्यमंत्री को पूछने पर कि क्या वह इंदिरा गांधी के समर्थन में खड़े रहेंगे, इस पर उन्होंने इशारे में ही अपनी सहमति दर्ज करा दी। दरअसल कामराज को लगता था कि इंदिरा गांधी को नियंत्रण करना आसान होगा और मोरारजी को नहीं, और इससे उनकी पार्टी में उनकी किंग मेकर की अहमियत भी बनी रहती। अब अगला काम यह था कि भारत के सभी 14 राज्यों के मुख्यमंत्री का समर्थन जुटाया जाए, उन सभी मुख्यमंत्रियों का समर्थन जुटाया जाए जो 14 राज्यों में थे, और यह काम मिला डीपी मिश्रा को। इंदिरा समर्थित जो सियासी पंडित थे वह इस गोटी सेट करने में लग गए, ये सारा काम सेट करने में लग गए, और ज़्यादातर मुख्यमंत्रियों का इंदिरा गांधी को समर्थन मिला भी। सुचेता कृपलानी और कुछ मुख्यमंत्रियों को छोड़कर ये वही सुचेता कृपलानी थी जिनके हिस्से में भारत के किसी भी राज्य की पहली मुख्यमंत्री होने का श्रेय आता है। लेकिन अगला प्रधानमंत्री कौन बनेगा, यह शास्त्री जी के निधन के 9 दिन बाद 19 जनवरी को संसद में कांग्रेस के लोकसभा और राज्यसभा के 524 सांसदों द्वारा मत के आधार पर तय किया जाना था। उन्हें मोरारजी या इंदिरा गांधी में से किसी एक को चुनना था। ऐसे में चुनाव हुए, तमाम सियासी सरगर्मियां भी बढ़ी, और जब नतीजे आए तो इंदिरा गांधी के पक्ष में 355 मत पड़े और मोरारजी देसाई के पक्ष में 169। और इस तरीके से इंदिरा भारत की पहली और दुनिया की दूसरी महिला प्रधानमंत्री के रूप में सत्ता पर काबिज हुई। दुनिया की पहली प्रधानमंत्री बनने का खिताब श्रीलंका के श्रीमाओ भंडार नायके के पास है, और 24 जनवरी 1966 को इंदिरा ने भारत के तीसरे प्रधानमंत्री के रूप में संवैधानिक शपथ लिया। इंदिरा गांधी ने जब सरकार संभाली तो उनके सामने 3 सबसे बड़ी चुनौतियां थी: आर्थिक मंदी, बड़े क्षेत्रों में सूखा पड़ने से खाद्यान्न संकट, और तीसरा पंजाब सूबे की राजनीतिक समस्या। यह वही वक्त था जब इंदिरा में राजनीतिक अनुभव की कमी साफ झलकती थी, और संसद में न बोलने की वजह से यह कमी मुख्य रूप से प्रदर्शित हो गई। समाजवाद के पक्षधर रहे राम मनोहर लोहिया जैसे नेताओं ने तो इंदिरा को गूंगी गुड़िया कहना शुरू कर दिया। देश में तब फूड जोन सिस्टम लागू था, जिसके तहत एक राज्य से दूसरे राज्य खाद्यान्न पदार्थों को भेजने की मनाही थी। 1966 में अकाल के कारण देश को तकरीबन 100 लाख टन से ज़्यादा अनाज आयात करना पड़ा। भारत गेहूं के लिए तब अमेरिका पर निर्भर था। वहां से PL 480 गेहूं आता था, जिसकी गुणवत्ता कुछ खास नहीं थी। भारत पाकिस्तान युद्ध के बाद विश्व बैंक से मिलने वाली आर्थिक मदद भी बंद की जा चुकी थी। इंदिरा के
प्रधानमंत्री बनने के बाद अमेरिका के राष्ट्रपति लिंडन बी जॉनसन ने इंदिरा को अमेरिका आने का न्योता दिया। इंदिरा इस आपदा में अवसर की तलाश में थी और वो इस उम्मीद में अमेरिका पहुंची कि अमेरिका उनकी मदद करेगा। अमेरिका ने मदद की भी, खाद्यान्न के कई जहाज भेजे भी, लेकिन उसके बदले में एक भारी कीमत ले ली। कीमत यह था कि भारत को रुपयों का अवमूल्यन करना पड़ेगा, मतलब डॉलर के मुकाबले रुपयों का मूल्य गिराना होगा और वियतनाम युद्ध में लड़ रहे अमेरिका को समर्थन नहीं तो कम से कम विरोध भी नहीं करना होगा। 1948 से 1966 तक डॉलर की कीमत में कोई परिवर्तन नहीं हुआ था, लेकिन अवमूल्यन के पहले जो $1 ₹4.79 का था, अवमूल्यन के बाद $1 की कीमत ₹7.57 हो गए। इंदिरा ने रुपयों का अवमूल्यन का फैसला कर लिया। इसके बाद पूरा का पूरा विपक्ष गोलबंद होकर इंदिरा को घेरने में लग गया। यहाँ तक कि इंदिरा अपनी ही पार्टी के प्रतिरोध का शिकार हुई। खुद कांग्रेस अध्यक्ष कामराज भी रुपयों के अवमूल्यन के खिलाफ थे। इंदिरा की सियासत दांव पर लगती दिख रही थी। इंदिरा को सत्ता की कुर्सी पर बैठे अभी 4 महीने ही हुए थे कि उनके नेतृत्व पर सवाल उछाले जाने लगे, लेकिन इंदिरा अपने फैसले को अमली जामा पहना चुकी थी। वह किसी भी तरीके से अपने पार्टी के लोगों को भी रियायत देने के मूड में नहीं थी और कहने लगी कि अगर हिम्मत है तो मुझे पार्टी से निकाल कर दिखाओ। इससे कांग्रेस और खासकर सिंडिकेट के नेता घबरा गए, लेकिन इलेक्शन सर पर होने की वजह से उन्हें नेहरू की बिटिया की ज़रूरत थी और उन्होंने चुनाव में इंदिरा को पार्टी के चेहरे के तौर पर प्रोजेक्ट तो किया, लेकिन कब्जा पूरी तरीके से कामराज के हाथ में था। इंदिरा चुनावी मैदान में कूदी, पर कांग्रेस को हर जगह विरोध का सामना करना पड़ रहा था। यह वही दौर था जब इंदिरा चुनावी सभा करने के लिए उड़ीसा के भुवनेश्वर पहुंची और जब वह मंच पर लोगों से मुखातिब हुई तो इंदिरा गांधी वापस जाओ के नारे चारों तरफ गूंजने लगे। इंदिरा मंच से बार बार लोगों को शांति की गुजारिश कर रही थी। इतने में मंच की तरफ पत्थरों की बरसात होने लगती है और एक पत्थर जाकर सीधे इंदिरा गांधी के सर और नाक पर लगती है। प्रधानमंत्री के सुरक्षाकर्मी जल्द ही उन्हें गाड़ी में बिठाते हैं और वापस एक अस्पताल का रुख करते हैं। फर्स्ट एड लेने के बाद इंदिरा वापस दिल्ली का रुख करती हैं और चुनावी प्रचार थमने का इंतज़ार करती हैं। और जैसे ही चुनावी परिणाम थमता है उसके बाद इंतज़ार होता है चुनावी परिणाम का, और जब परिणाम आता है तो वो जो सभाओं का विरोध था स्वाभाविक रूप से चुनाव परिणाम में भी नज़र आने लगते हैं। इस बार कांग्रेस की जीत का फासला कम हुआ था और कांग्रेस को 78 सीटों का नुकसान उठाना पड़ा था। उनकी सीट 361 से घटकर 283 हो गई, और क्योंकि उस वक्त तक लोकसभा और विधानसभा का चुनाव साथ हुआ करता था तो 8 राज्यों के विधानसभा चुनाव में भी कांग्रेस बहुमत की संख्या बल से दूर हो गई। नुकसान सिर्फ पार्टी को ही नहीं हुआ, इस बार सिंडिकेट के कई तमाम बड़े नेता भी अपनी सत्ता गंवा चुके थे। खुद कांग्रेस अध्यक्ष कामराज भी अपना चुनाव हार गए, पर आगे इंदिरा डटी रही, रुकी नहीं। सत्ता के तमाम सियासी समीकरण बदल दिए और भारत की सर्वोच्च कुर्सी पर मजबूती से दशक तक टिकी रही। अगले एपिसोड में हम आपको बताएंगे कि कैसे इंदिरा ने ही कांग्रेस के 2 फाड़ कर दिए और फिर भी सत्ता पर काबिज रही। नमस्ते, आप देख रहे थे बैठकी। अगर आप YouTube या Facebook पर देख रहे हैं तो उसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।